बीरबल को पाद मारने की सजा। एक दिन राजा अकबर की सभा लग रही थी। वहां बीरबल, मंत्रीगण, राजा के साले साहब और रानी भी मौजूद थीं। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया था, तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था, तो बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी, मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिया। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। गेहूं की पत्तियों पर ओस की बूंदें। राजा ने खेत की ओर देखा। ओस की बूंद पत्तियों पर सच में मोती दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो यह मुझसे भी अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने हाँ कर दिया। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। बीरबल भी चालाक लोमड़ी की तरह शतीर था। उसे तो पता था यह कोई मोती नहीं, केवल ओस की बूंदें हैं। लेकिन यह राजा को सबक सिखाने का रास्ता था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वह महल तुड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों में तो रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन महल को तुड़वा दिया गया। मिट्टी को एकदम उपजाऊ किया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओस की बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव ही मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद ना मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पाद ना मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बीरबल से माफी मांगते हुए सभा में आने के लिए। सिख इंसान अपने जीवन के सार्वभौमिक सत्य से दूर नहीं भाग। मालाडू बादशाह अकबर और बीरबल सुबह सुबह यमुना नदी में नौका विहार कर रहे थे। इधर उधर की बातों के साथ साथ उनमें हंसी ठिठोली भी हो रही थी। हंसी ठिठोली करते हुए अचानक बादशाह अकबर ने गले में पहनी अपनी माला उतारकर यमुना में डाल दी और बीरबल से बोले, बीरबल, माला दो। बीरबल वाक्पटु भी था और बुद्धिमान भी। वह तुरंत अकबर की कही बात का अर्थ समझ गया, परंतु अपने मन के भाव छुपाकर बोला, बहने दो। यह सुनकर अकबर नाराज हो गए और बोले, तुम मेरी बहनों को मांगते हो? बीरबल ने विनय पूर्वक कहा, जहांपना, आपने भी तो मेरी मां को मांगा था, तब तो मैं नहीं चिढ़ा, फिर आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? बादशाह झट से अपनी कही हुई बात का दूसरा मतलब बताते हुए बोले, मैंने तो यमुना में गिर गई अपनी माला तुमसे मांगी थी, तुम्हारी मां को कुछ नहीं कहा था। बीरबल भी तपाक से बोल, मैंने भी तो कहा था कि बहने दीजिए।
फिर आपने कैसे समझ लिया कि मैं आपकी बहनों को मांग रहा हूँ? अकबर को कोई जवाब सूझा। बीरबल का लौटना कहानी। एक बार बीरबल को फारस के राजा से उनके शहर कुछ काम के लिए न्योता आया। बीरबल खुशी के साथ वह गए। बीरबल को अच्छा खाना के साथ साथ अच्छे उपहार भी फारसी रजा ने प्रदान किए। शाम को खाना के समय एक ने बीरबल से एक आमिर व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप फारस के राजा को अपने राजा से कैसे तुलना करते हो? बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए। बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? महाराज अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने को कहा। दिमाग की परेशानी। अकबर कुछ समय से परेशान थे और कोई बादशाह की इस दशा का कारण नहीं जान पा रहा था, जो हमेशा उत्साह व जोश से भरे रहते थे। उनके राज्य में खुशहाली थी और वह शत्रुओं से भी सुरक्षित था। सभी रंग भेद जाति के व्यक्ति उन्हें चाहते थे। तब भी उनके दिमाग में कुछ तो था जो उन्हें परेशान कर रहा था। अंत में उनकी परेशानी का कारण पता चल गया। वह था उनका प्रतिदिन का भोजन। वह स्वयं ही भोजन की सूची बनाते थे। न तो रसोइये और न ही खानसामा को आरोपित किया जा सकता था। बादशाह का गोश्त और सभी प्रकार के खानों से मन खट्टा हो गया था और इस खास संतुष्टि की कमी उन्हें परेशान कर रही थी। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और खाने की सूची बदलने को कहा। बीरबल ने रसोइये से पूछताछ कर पता लगाया कि काफी समय से बैंगन नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने रसोइये को बैंगन लाकर वह प्रयोग करने को कहा। रसोइये ने बैंगन की चटनी, सलाद, सूप और अन्य लजीज व्यंजन बनाकर पेश किए। अकबर ने हर व्यंजन को स्वाद लेकर खाया और बीरबल की खूब प्रशंसा की। अब तो बैंगन का नाश्ता, बैंगन का भोजन बनने लगा, पर कुछ दिन बाद बादशाह फिर उकता गए। अब फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल कुछ और बनवाते, पर उन्होंने सोचा बादशाह कुछ समय बाद फिर उकता जाएंगे। तब वह अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, कमी भोजन सूची में नहीं है। यह आपके दिमाग में है, जिसकी पसंद नापसंद बदलती रहती है। आप सूची में प्रतिदिन बदलाव लाइए और हर चीज को स्वाद से खाइए। एक बार आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा तो आपको दोबारा ऐसी परेशानी नहीं होगी। शिक्षा हम सब पर विजय पा सकते हैं, पर अपने वहम पर विजय पाना मुश्किल है, लेकिन उसी से ताकत, शांति और आनंद भी मिल सकता है। अपने दिमाग को संतुलित कर हम जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन कर सकते हैं। जादुई गधा अकबर और बीरबल की कहानियां। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर, ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। रानी, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर, हाँ रानी, हो भी क्यों न खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी, ये मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहांपना। अकबर, हमें बहुत खुशी हुई, आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनेगी इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। रानी, शुक्रिया जहांपना।
फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती हैं और नहाकर तैयार होती हैं तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती हैं। रानी, कहाँ गया हार? अभी तो यहीं रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यहीं रखा था। कहाँ चला गया? मेरा हार कहीं खो गया। दासियों, दासियों, कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। दासी, क्या हुआ महारानी जी? रानी, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यहीं रखा था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं है। दासी, महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। रानी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास हार है। हमें वो जहां पनाह ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती हैं। तभी वहां थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं। अकबर, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी, जहां पनाह, वो जहां पनाह, आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर, खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? रानी, जहां पनाह, मैंने रात सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखा था, फिर न जाने वो कहाँ चला गया। जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगी। अकबर, महारानी आप रोए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था। हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं, और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे। बस आप परेशान न हो, आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाही, तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे के हर एक कोने में जाकर ढूंढो हार को। सिपाही, वो जहां पनाह महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन न कामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ, पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहां नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही, जहां पनाह, हम सबने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहां हाजिर होते हैं। बीरबल, जहां पनाह, आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया? अकबर, दरअसल बीरबल बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठीं तो हार वहां नहीं था। रानी बहुत उदास हैं, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते, आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल, अच्छा तो ये मामला है। जहां पनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। अकबर, दोस्त? कौन सा दोस्त, और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। बीरबल, नहीं जहां पनाह, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उस पर जादुई शक्तियां हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेंगी। अकबर, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। बीरबल, जहां पनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल, जी जहां पनाह, यही है मेरा दोस्त, जिसे जादुई शक्ति आती हैं, यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं।
बीरबल जहां पनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। कुछ देर बाद जहां पनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। सिपाही नहीं, जहां पनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल, जहां पनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा और जहां पनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वह खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। अकबर, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। सिपाही, नहीं जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। शुक्रिया बीरबल। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया जहांपना। पंडित जी, अकबर, बीरबल की कहानी। शाम ढलने को थी, सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, बेहिचक कह डालो जो कहना है, मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है। मोटे आदमी ने कहा, मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है, कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना, मेरे भेजे आदमी वहाँ होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे, इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था
और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था, वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं? क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। छोटी रजाई अकबर बीरबल की कहानी। अकबर के दरबार में ऐसे कई लोग थे जो बीरबल से जलते थे। इस बार उन लोगों ने बादशाह से कहा, जिस काम को बीरबल करता है उसे हम भी कर सकते हैं। बादशाह मुस्कराए और बोले, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो, मैं तुम लोगों का इम्तहान लूंगा। लीजिए शौक से, हम मूर्ख नहीं हैं। बीरबल छुट्टी पर थे। उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक रजाई मंगवाई और उन लोगों से कहा, हम लेट जाएंगे और तुम इस रजाई से हमें ढकोगे। बादशाह लेट गए। उन दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बादशाह को उस रजाई से नहीं ढक सके। वे हार मान गए। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने आते ही उन्हें ढकना शुरू किया। पैर बाहर निकले रह गए तो बीरबल बोला, जहांपनाह, पैर को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। बादशाह ने पैर सिकोड़ लिए। वह छोटी सी रजाई फिर तो बादशाह के सारे शरीर पर ढक गई। दरबारी देखते रह गए। बादशाह ने कहा, अब तो तुम लोगों ने देख लिया है कि बीरबल को क्यों उच्च स्थान प्राप्त है। वे कुछ नहीं बोले। ईर्ष्या से भरे वे लोग लज्जित खड़े थे। एक बाल बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, बीरबल राजा अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। यह देखकर अकबर को बड़ा बुरा लगा। अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, सभा में पहुंचने में इतनी देर कैसी हुई? बीरबल ने सर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा बच्चा रो रहा था तो मैं उसे शांत कर रहा था। यह सुनकर अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, क्या एक बच्चे को शांत करने में इतना देर लगता है? इससे यह पता चलता है बीरबल तुम्हें बच्चों को संभालना नहीं आता है। महाराज ने बीरबल से कहा, चलो मैं तुम्हें बच्चों को संभालना सिखाता हूँ। तुम बच्चे बनो और मैं तुम्हारा पिता बनता हूँ। पूछो तुम्हें जो भी पूछना है। बीरबल राजी हो गए और शुरू हो गए। बीरबल, मुझे एक गाय चाहिए। अकबर ने तुरंत एक गाय मंगवाया और सैनिक गाय लेकर आ गए। बीरबल ने बच्चे के आवाज में कहा, मुझे इसका दूध पीना है। अकबर ने तुरंत अपने नौकरों को गाय का दूध निकालने के लिए कहा और बीरबल को देने के लिए कहा।
बीरबल को दूध पीने को दिया गया। बीरबल ने एक घूंट दूध पिया और कटोरे को दोबारा अकबर के हाथों में पकड़ा दिया और कहा, इस दूध को जहां से आया था वही डाल दो। बीरबल का लौटना। कहानी रिटर्न ऑफ बीरबल, अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। एक बार बीरबल को फारस के राजा से उनके शहर कुछ काम के लिए न्योता आया। बीरबल खुशी के साथ वह गए। बीरबल को अच्छा खाना के साथ साथ अच्छे उपहार भी फारसी रजा ने प्रदान किए। शाम को खाना के समय एक ने बीरबल से, एक आमिर व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप फारस के राजा को अपने राजा से कैसे तुलना करते हो। बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए। बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई महाराज। अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने को कहा। सब सयानों का एक मत। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, संसार के मनुष्यों की बुद्धि मत एक समान होती है या उसमें कुछ अंतर भी होता है। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना है, सब सयानों का एक मत, यानी और सब बातों में तो लोगों की बुद्धि में विभेद पाया जाता है परंतु स्वार्थ सिद्धि में सबकी मति एक समान ही होती है। बादशाह बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि बुद्धि तो अलग अलग हो और विचार सबका एक हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, हाथ कंगन को आरसी क्या, यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता हो तो मैं कल ही सिद्ध करके दिखला देने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, बहुत बेहतर। दूसरे दिन प्रातःकाल बीरबल ने बादशाह की अनुमति प्राप्त कर सरकारी बगीचे का एक बड़ा हौज जो पानी से लबालब भरा था खाली करवा दिया और सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लाकर हौज को भरें। फिर हौज के ऊपर एक सफेद चादर बिछवाकर उसे भली भांति ढक दिया। ऐसी तरकीब कर बादशाह को देखने के लिए बुलवा भेजा। समय रात्रि का था। लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना घड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाध घड़ा जल पड़ने से क्या खराबी होगी। इसी विचार से प्रत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। अंधेरी रात में किसी को भी न सूझा कि हौज में सभी लोग पानी ही छोड़ रहे हैं। उनका निजी अनुमान था कि मेरे सिवा अन्य नागरिक हौज को दूध ही से भर रहे हैं। यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी के कारण दूध का भ्रम हो गया। पानी तो नीचे छिपा हुआ था। जब सवेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज का दूध देखने के लिए गया। सबसे बड़ा मूर्ख अकबर, बीरबल, जाओ मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। बीरबल, जी हुजूर। बीरबल ने खोज शुरू की। 1 महीने बाद बीरबल 2 लोगों के साथ वापस आए। अकबर गुस्से से, मैंने 4 मूर्ख लाने को कहा था और तुम सिर्फ 2 लाए। बीरबल, हुजूर लाया हूँ, पेश करने का मौका दिया जाए। अकबर, ठीक है। बीरबल, हुजूर यह पहला मूर्ख है। इसे मैंने बैलगाड़ी पर बैठकर भी बैग सिर पर ढोते देखा। पूछने पर जवाब मिला कि कहीं बैल पर लोड ज्यादा न हो जाए इसलिए बैग सिर पर ढो रहा हूँ। इस लिहाज से यह बड़ा मूर्ख है। दूसरे आदमी की तरफ इशारा करके बीरबल बोले, मैंने देखा कि इसके घर की छत पर घास उपजी थी। अपनी भैंस को छत पर ले जाकर घास खिला रहा था। मैंने वजह पूछी तो बोला कि घास छत पर जम जाती है तो भैंस को ऊपर ले जाकर उसे खिला देता हूँ। हुजूर, यह आदमी घास काटकर नीचे लाकर भैंस को खिलाने के बजाय बेचारी भैंस को ऊपर ले जाकर घास खिलाता है तो इससे इसकी अक्ल का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है।
जहां पनाह, अपने राज्य में इतने काम हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फिर भी मैंने मूर्खों को ढूंढने में महीना बर्बाद कर दिया, तो मैं भी मूर्ख ही हुआ ना, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं हूँ। बादशाह सलामत, पूरे राज्य की जिम्मेदारी आप पर है, दिमाग वाले ही सारा काम करेंगे, मूर्ख कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप मूर्खों की तलाश करा रहे हैं, तो जहां पनाह चौथे मूर्ख हुए आ। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पर मुस्कुराए बिना न रह सके।